ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है ख़ास मुलाकात। और इस वक्त ख़ास मुलाकात जारी है बिहार सरकार में एक ज़बरदस्त और शानदार मंत्री समाज कल्याण की परवीन अमानुल्लाह के साथ। परवीन जी, ब्रेक के पहले आप बता रही थी किस तरीके से सामाजिक सरोकार आपका जुड़ता चला गया। जिद्दा में जब आप विदेश में आपने वो सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ की, वापस यहाँ लौट के बिहार में भी आपने गतिविधियाँ तेज़ कर दी। ख़ास तौर पर हम लोग की स्थापना हुई गुजरात रॉयट्स के बाद। उसके बाद से अब तक 7-8 साल में और किस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट बनी परवीन अमानुल्लाह? उसके बाद हम लोगों ने हम लोग के हेल्थ कैंप्स होते थे और बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स के किलिंग्स पे हम लोगों ने मेमोरियल सेरेमनी किया। फिर गुजरात राइट के जो एनिवर्सरी का समय था उसमें हम लोगों ने एक धरना किया कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको उनका कॉम्पनसेशन मिले। तो ये सब करते हुए फिर हम लोगों ने एक बार मिस्टर लिंडो को यहाँ पे बुलाया था हमारे फर्स्ट स्थापना दिवस पर। तो उन्होंने हम लोगों को एक चीज़ याद दिलाते चले, लिंडो चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष या प्रमुख चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। वो लिंडो साहब को बुलाया गया था जी। तो उन्होंने हम लोगों को एक चीज़ के बारे में बताया जिसका नाम था इलेक्शन वॉच। तो इलेक्शन वॉच बेसिकली राइट टू नो, जनता के जानने के अधिकार ही से वो निकला है। और उससे अब सारे कैंडिडेट्स को अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अपना एसेट्स, अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह बताना पड़ता था। तो इसके बारे में जब उन्होंने बताया तो हमने लोकसभा 2004 का इलेक्शन में हमने यहाँ पे इलेक्शन वॉच किया। और उसके पहले हम लोगों ने देश में जो जहाँ ये चीज़ हो रही थी, गुजरात में और अन्य जगह दिल्ली में, तो वो लोगों को हम लोगों ने बुलाया हम लोग को सिखाने के लिए कैसे होता है इलेक्शन वॉच, और सीख के फिर हमने किया था इलेक्शन वॉच। यानी साल 2004 के संसदीय लोकसभा चुनाव में इन्होंने जितने भी उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, उनके एफिडेविट्स को दुनिया को उजागर करते हुए जागरूक किया मतदाताओं को कि किस सही उम्मीदवार को वो वोट दें। ये थी आपकी यही कार्य हुआ। और उसके बाद इसी से सूचना का अधिकार की जो हमारी जानकारी हुई उसमें हमको इंटरेस्ट इतना हो गया, हम बोले अब हम जिंदगी भर इसी काम को करने वाले हैं, इससे बढ़ के और कोई काम नहीं है हमारे देश इसमें काफ़ी ख़तरनाक काम भी है परवीन जी, क्योंकि हमें खबर मिली है कि आपके देखा देखी या कहें आप जिनने जब किया, बहुत और लोगों ने भी आरटीआई एप्लीकेशन लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उसमें खुशी गम में तब्दील तब हो जाती थी जब उन्हीं को फंसा करके उन पर केस लाद दिए जाते थे। और फिर उनको भी बचाने का आपने काम किया, वैसे लोगों को जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए, आरटीआई एप्लीकेशन किए थे। तो ये उस अनुभव को जरा बताएं। हाँ, तो ऐसे जब केसेस हमारे एक्टिविस्ट लोग के साथ होने लगे कि उनके ऊपर केस किया जा रहा था, क्रिमिनल केस, रंगदारी का केस, तो अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब काफ़ी सीरियस भी हो जाता था। तो हम लोगों ने इसको उजागर किया, बहुत बड़े पैमाने पे इसको हम लोगों ने सरकार के समक्ष लाया कि इस पे कार्रवाई हो। और इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स, हम लोगों का स्टेट ह्यूमन राइट्स ने भी बहुत बड़ा अच्छा उसमें काम किया कि बहुत कड़ी नोटिस भेज दी सरकार को कि आप ये सारे वीडियोस को सस्पेंड कीजिए जिनके द्वारा ये हुआ है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। तो आपकी ज़िंदगी से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आम जनता को, आवाम को मिल रहा है, और शायद इसीलिए हम खास मुलाकात में मुखातिब हैं परवीन जी के साथ। तो इसके उदाहरण के तौर पर मैं बिल्कुल स्पष्ट ईमानदारी से आपकी बात जानना चाहूँगा। सख्त एक निर्देश दिया गया सरकार को, प्रशासन को, खुद आपके शौहर प्रशासन के एक पक्ष थे, तो एक प्रकार का वो टकराव, तनाव या आम जनता नहीं देखती थी कि वाइफ एक तरफ और हस्बैंड दूसरे पक्ष में? नहीं, क्यों दूसरे? देखिए, सरकारी काम क्या है, वो जनता ही का काम है ना। और मेरे हस्बैंड को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो भी हमेशा अच्छा ही काम करते हैं, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, मतलब प्रो जनता ही हैं, तो उनको क्या इससे तकलीफ। और जब गलत हो रहा है, जब कोई गलती कर रहे हैं वीडियोस, तो उसका पक्ष लेना भी गलत है। मतलब जो एंटी पीपल होगा तो वो तो उसका कोई नहीं उसका साथ देने वाले हैं ना। जैसे आपके शौहर जाहिर है कि वो भी न्याय का ही साथ देंगे, लेकिन उसके लिए उनको कष्ट नहीं हुआ होगा अगर आप अच्छी तरह से काम कर रही होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सचमुच में उनको कभी कभी कष्ट होता था। मैं बताता हूँ कैसे। आपके काम के कारण उनका तबादला हो जाया करता था, ऐसी खबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होम से वो गए, 3 साल रह चुके थे, और उन्होंने खुद ही सीएम से रिक्वेस्ट किया था कि अब बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर जॉब है वो होम का।
तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था और अपना तबादला लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एकदम गलत सोच है। बिल्कुल। तो इस गलत सोच के अलावा कुछ सही जानकारी लगे हाथ हम बताते चलें। केवल शौहर के ही जिक्र नहीं है, इनके अब्बा हुजूर भी काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत थे। सैयद शहाबुद्दीन साहब को आपने नहीं भूला होगा। 30 साल पहले जब जनता सरकार बनी थी, उसमें एक चंद्रशेखर जो अध्यक्ष थे जनता पार्टी, उनके दाहिने हाथ माने जाते थे सैयद शहाबुद्दीन साहब। फॉर्मर डिप्लोमेट एंड लीडिंग पॉलिटिशियन। आपके अब्बा हुजूर भी 2-2 बार सांसद रह चुके हैं। तो उस पारिवारिक बैकग्राउंड से क्या आपको कुछ प्रेरणा मिली, या कुछ आपके इस सोशल एक्टिविस्ट बनने के बैकग्राउंड के तौर पर कुछ उसमें कुछ मदद मिली? एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो ही वॉज हार्डली अ पॉलिटिशियन, जो मतलब अभी आप जो पॉलिटिशियन का डेफिनेशन अभी हो गया है, ही वॉज नॉट लाइक दैट। वो भी एकदम सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले पर्सन है। और उनकी तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में बहुत समझ है, और हमारी तो बिल्कुल भी समझ नहीं। हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, अपने को यही समझते हैं। और वो सब व्हीलिंग डीलिंग ये सब हमको समझ में नहीं आता। इन एनी केस एक बात बताऊं आपको, लोग भी जानते हैं कि ज्ञान की पहली शर्त होती है अज्ञानता का बोध। तो जिस विनम्रता के साथ आदरणीय मंत्री जी कह रही हैं कि मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं आती, ये इसी बात की तस्दीक करती है कि राजनीति में कितनी गहरे और दूर तक जाना चाहती हैं लोगों को सेवा करने की। लेकिन जिक्र किया हमने ज्ञान की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, सैयद शहाबुद्दीन साहब आपके अब्बा हुजूर हुए, तो शिक्षा दीक्षा भी मुकम्मल अच्छी तरीके से हुई। तो कहाँ कहाँ आपकी शिक्षा हुई, किस तरीके से आपका ये व्यक्तित्व उभरा? हमारी शिक्षा तो हुई यहाँ पे पटना में, काफ़ी दिन तक स्कूलिंग किया हमने। फिर दिल्ली से हमने पास किया सीनियर कैम्ब्रिज फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल, और फिर मिरांडा हाउस कॉलेज में हमने ग्रेजुएशन किया। बॉटनी ऑनर्स? अगर हाँ ये था बीएससी बायोलॉजी ही था। बायोलॉजी का बॉटनी ऑनर्स के तौर पर आपने किया? जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। अच्छा, बीएससी ऑनर्स पे आपने किया। तो वहाँ पे विज्ञान की स्नातक और अब राजनीति में मंत्री। लेकिन साथ ही साथ जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड है, इसमें किस रूप में एक मंत्री के तौर पर आपको मदद मिलती है? ख़ासतौर पर जब हमें जानकारी मिली है कि आपके दोनों बच्चे, बेटी और बेटा भी काफ़ी एक्टिवली आपके लगे हुए थे आपके चुनाव प्रचार। हाँ, वो तो चुनाव जब का समय होता है तो वो अलग चीज़ होती है। उसमें एक बहुत थोड़ा सा समय में बहुत कुछ करना होता है। बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स करने होते हैं, उसमें पूरा प्रचार प्रसार का काम होता है, उसमें आपका पोस्टर्स, बैनर्स, अनाउंसमेंट्स, ये सारे जो इतने सारे काम होते हैं वो अकेले एक आदमी नहीं कर सकता है। तो ये मदद करने के लिए हमारे बेटा बेटी रहे, और उन्होंने बहुत ही कुशलता से इसको पूर्ण किया अपना ये काम। क्योंकि हमारा तो होता था जनसंपर्क, मेरा काम होता था, और अगर हम ये सब में रहते तो मेरा जनसंपर्क नहीं हो पाता। तो ये इसमें बहुत मदद मिली। नाम लेके उनके बारे में बता दीजिए लोगों को। अजमत, हाँ अजमत मेरा बेटा है, और रहमत बेटी है। वो क्या क्या करती हैं? वो ऐसे तो मेरा बेटा ये है, लॉयर है, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी 5 साल का करके लॉ कोर्स वो अभी भी स्टार्ट ही किया है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस। और हमारी बेटी MBA है, और वो यहाँ पर एक्चुअली वो बॉम्बे में थी 3 साल 4 साल काम की। फिर वो यहाँ आ गई थी कि हम अपना पटना में कुछ उद्योग शुरू करेंगे। रहमत। हाँ, रहमत। तो वो यहाँ मार्च से हैं, और अभी वही सब काम में लगी थी, सर्वे कर रही थी ये सब में। ग्रेट। यानी कि शी इज ब्लेस्ड विथ अ प्राउड फादर, अ प्राउड हस्बैंड एंड अ प्राउड कपल ऑफ चिल्ड्रंस। यानी कि पिता, शौहर, बच्चे सभी गौरवान्वित हो रहे हैं इन परवीन अमानुल्लाह, जिस तरीके से एक नया चेहरा नीतीश सरकार की उभर कर आई हैं बतौर समाज कल्याण मंत्री। परवीन अमानुल्लाह जी के साथ बातचीत जारी रहेगी। किस तरीके से और कुछ सपने संजोए हैं इन्होंने समाज कल्याण मंत्रालय के लिए, किस तरीके से अगले 5 साल में अपने कर्तव्य को निभाएंगी, इस बारे में भी हम चर्चा जारी रखेंगे। बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक।